हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 30 अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट ईरान चाइना पार्टनरशिप रेज चाबहार पोर्ट्स ग्लोबल स्टेटस। और सबसे पहले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ईरान का बॉर्डरिंग नेशंस कौन से हैं, यानी कि ईरान कौन कौन से देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जो चाबहार पोर्ट है ये आपका पर्शियन गल्फ में है या फिर आपका गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान काफी समय से न्यूज में रहा है, तो ऐसे में आपको प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं अलोंग विद चाबहार पोर्ट। इस पर क्वेश्चन आए भी है। और चाबहार पोर्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोकेशन के ऊपर बनता है, वो ये कि आपका ये पर्शियन गल्फ में है या फिर गल्फ ऑफ ओमान में है। और ये न्यूज इसलिए आई है बिकॉज आपको भी पता है कि जो ईरान और चाइना की रिलेशंस कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं कुछ समय से। और इसी पार्टनरशिप का एक्सटेंशन कह सकते हो, जिसके तहत जो चाबहार पोर्ट का ग्लोबल स्टेटस वो चाइना की तरफ से रेज किए जाएंगे। यानी कि सिंपली अगर कहा जाए तो चाइना यहाँ पर भी कूद रहा है अपने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ। तो ये जो रिसेंट स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट चाइना और ईरान के बीच हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जो चांसेस है चाइनीज पार्टिसिपेशन के इन द डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट उसको बढ़ा रहा है। और इससे पहले भी चाइना ने लैंडमार्क 25 ईयर स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन की थी ईरान के साथ। एंड दिस एग्रीमेंट डेफिनेटली मार्क्ड ए कमिटमेंट टू देयर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो 2016 में स्टैब्लिश की गई थी। अब बात यह है कि अगर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है इस रीजन में, यानी कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस अगर ईरान में बढ़ा रहा है, तो क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। तो पहला कंसर्न्स तो यही है कि जो भारत की चाबहार पोर्ट डील है ईरान के साथ, उस पर खतरा आ सकता है। और अगर हम फर्दर डिटेल्स की बात करें तो इट रेजेस क्रिटिकल कंसर्न्स बिकॉज ये जो पोर्ट है वो किस लिए लाई गई थी। अगर देखा जाए तो जो ग्वादर पोर्ट है उसी को तो काउंटर वायलेंस करने के लिए लाई गई थी। और ग्वादर पोर्ट किसका है तो पाकिस्तान में, लेकिन ग्वादर पोर्ट बनाई गई थी चाइना लेड इन्वेस्टमेंट के तहत अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और जब चाबहार पोर्ट में भी चाइना घुस जाएगा तो फिर इंडिया की जो ऑब्जेक्टिव है, एम है टू रीच अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया बाय पासिंग पाकिस्तान, ये आपका प्रभावित हो सकता है। और अगर बात करें अदर कंसर्न्स की, तो एक तो रीजनल सिक्योरिटी है, यानी कि जो एडिशन है ईरान का टू द चाइना पाकिस्तान कहीं ना कहीं सीरियस थ्रेट पोज करेगा इंडिया की रीजनल सिक्योरिटी या फिर इंडिया के जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, है ना। क्योंकि जो देखा जाए तो आपका चाबहार पोर्ट या फिर ईरान से जो हमारी दोस्ती गहरा रही है उसके पीछे ये भी तो कारण है कि हम अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। और क्यों जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज ट्रेड रिलेशंस हमें कंडक्ट करनी है, वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हमें वहां पर अफगानिस्तान में एज वेल एज ईरान में लगाए जाते हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स भारत के द्वारा किए जाएंगे वो भी तो प्रभावित हो सकते हैं अगर चाइना का प्रेजेंस बढ़ जाता है तो। और इंडिया की जो पोजीशन है वेस्ट एशिया में, ये आपका तीसरा कंसर्न है। चाइना ईरान एक्सिस अगर वेस्ट एशिया में देखा जाए तो ये भारत की पोजीशन इन द गल्फ रीजन वीक कर सकती है। और अगर हम चाबहार पोर्ट के डिटेल्स के बारे में बात करें, काफी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और आप एक्सपेक्ट करिए कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। और देख लो, मैंने आपसे पूछा था चाबहार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान में है, पर्शियन गल्फ में नहीं है। बहुत सारे को ये कंफ्यूजन होगी कि नहीं नहीं ये पर्शियन गल्फ में है, तो आप गलत हो जाओगे। गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है एट द सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। तो ये प्रोविंस आप ना भी याद रखो तो चलेगा, लेकिन गल्फ ऑफ ओमान जरूर याद रखना चाहिए, है ना। एंड यहाँ आपका मकरान कोस्ट ये भी याद रख सकते हो ना कि ईरान के मकरान कोस्ट में ये लोकेटेड है। और ये ज्वाइंटली डेवलप की जा रही है इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान फॉर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स टू ईरान, अफगानिस्तान एंड फर्दर सेंट्रल एशिया भी। एंड चाबहार के दो टर्मिनल्स हैं, और पहला है आपका शाहिद कलांतरी और दूसरा शहीद बेशती। और इसे आपका फर्स्ट फेज कह सकते हो, यानी कि जो शहीद बेशती है वो आपका फर्स्ट फेज ऑफ द चाबहार पोर्ट, यानी कि जब चाबहार पोर्ट बनाए जा रहे थे तो फर्स्ट फेज में शाहिद बेशती को डेवलप किया गया था। और यहाँ फर्दर डिटेल्स देखो कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं चाबहार ईरान अफगानिस्तान वाले रीजन में अलॉन्ग विद सेंट्रल एशिया।
और देख लो यहाँ पर आपका चाबहार पोर्ट है। यहाँ से फिर आपका रोडवे रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से आपका अफगानिस्तान को पहुंचा जाएगा, अफगानिस्तान से आपका सेंट्रल एशिया को पहुंचा जाएगा, कुछ इस प्रकार से। लेकिन चाइना भी देख लो किस प्रकार से वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है। इसका रूट आप देखो, चाइना से कजाकिस्तान, इधर से आपका तुर्कमेनिस्तान, ईरान, सभी जगह ये आपका तार बिछा रहा है या फिर कनेक्टिविटी बिछा रहा है। और चाइना का इन्वेस्टमेंट अगर इस रीजन में देखें तो कहीं ना कहीं भारत के लिए निगेटिव साबित हो सकता है, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट प्रभावित हो सकते हैं। और चाबहार पोर्ट की बात करें तो भारत को ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है सेंट्रल एशिया एंड यूरोप बाय बाईपासिंग द पाकिस्तान। और चाबहार जो है वो आपका प्रपोज्ड टू बी लिंक्ड विद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया चाबहार पोर्ट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ईरान के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो पता होनी चाहिए, और जो ग्वादर पोर्ट है वो पता होना चाहिए कि आपका चाबहार पोर्ट के ईस्ट में लोकेटेड है ना, और ये पाकिस्तान में। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टॉल्ड, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट दी जानी थी, पैसे भेजने थे सो दैट पेमेंट किए जा सके अंडर दिस स्कीम, वो रुक गई है। तो इसीलिए आपका न्यूज आया है। और ये जो आपके कोविड-19 के केसेस में सर्जेस देखने को मिली है, और यही कारण बताया जा रहा है कि जो पेमेंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ऑफ द पीएम किसान फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 उसमें डिले हो रहा है। तो बात करते हैं पीएम किसान के बारे में। ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और जब हम बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तो इसमें आपका 100% सेंटर गवर्नमेंट फंडेड स्कीम होता है। इसमें स्टेट किसी भी प्रकार की फंडिंग प्रदान नहीं करती है। एंड इसके तहत होता क्या है, तो जो इनकम सपोर्ट दिए जाते हैं टू ऑल, याद रखना है, इनकम सपोर्ट दिए जाते हैं टू ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज, इररिस्पेक्टिव की लैंड होल्डिंग साइज क्या है इन द कंट्री, है ना। एंड ऑल्सो फाइनेंशियल नीड्स जो फार्मर को जरूरत पड़ती है, चाहे वो आपका वेरियस इनपुट्स को प्रोक्यूर करने की बात हो, सीड्स हो, आपकी मशीनरी हो, या फिर आपके पेट्रोल डीजल हो सकते हैं ना। तो ये जब पैसे इनके पास आते हैं तो उसकी मदद से वो अपने इनपुट्स को प्रोक्यूर कर सकते हैं, एज वेल एज ये डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई साहब ये जब पैसे आ ही रहे हैं इसके पास, तो ये जाने कि इनको किस रूप में इन्वेस्टमेंट या फिर पैसे खर्च करने, तो जाहिर सी बात है इट सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स फॉर प्रोक्यूरिंग द वेरियस इनपुट। एंड क्या की प्रोविजन है, तो अच्छे से याद रखना है प्रीलिम्स के लिए आपको कि इसके तहत 6000 रुपीज पर ईयर प्रदान करी जाती है फार्मर्स को एज एन इनकम सपोर्ट। एंड ये आपका डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है, और ये बात जरूर याद रखनी है, इट इज गिवन टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करें तो यानी कि 4 मंथ्स, एवरी 4 मंथ्स में 2000 रुपीज का आपका शेयर बनता है, और इस हिसाब से दी जाती है। और जो बेनिफिट है ये पे किए जाएंगे टू ओनली दोज फैमिलीज जिनके नेम्स इंटर्ड हो इनटू द लैंड रिकॉर्ड्स, यानी कि वैसे फार्मर फैमिली जिनके लैंड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है उनको दिए जाएंगे बेनामी लैंड फार्मर्स। बेनामी कहने का मतलब ये हुआ कि जिनके नाम रजिस्टर्ड नहीं है लैंड रिकॉर्ड में, उनको नहीं मिलेंगी, एक्सेप्ट जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास तो लैंड रिकॉर्ड्स होती नहीं है, लंबे समय से कल्टीवेट करती है, इसीलिए इनको दिया जाता है। और बेसिकली इनके लिए अलग से भी है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का कंसेप्ट भी है जिसके तहत ऑनरशिप राइट दी जाती है, एज वेल एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड झारखंड विच हैज सेपरेट प्रोविजन फॉर द लैंड रिकॉर्ड्स। ये तो आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए कुछ सर्टेन एक्सक्लूसिव एक्ट्स या फिर प्रोविजन चलते हैं लैंड राइट्स को लेकर या फिर ट्राइबल राइट्स को लेकर, तो वो है। एंड ऑल द पीएम किसान बेनिफिशियरीज, जो भी पीएम किसान के बेनिफिशियरीज होंगे उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी दी जाती है, सो दैट फार्मर्स इजी लोन ले सके फ्रॉम द बैंक, सो दैट उनको मनी लेंडर्स के झंझट में जाना ना पड़े। एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपको याद रखना है, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, है ना। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपको बता देंगे, एलिजिबिलिटी, और एलिजिबिलिटी में पूछा जाएगा कि भाई साहब ये है, कौन से इसमें आपका इंक्लूडेड है, किसको बेनिफिशियरी माना जाता है। तो याद रखना किसको बेनिफिशियरी नहीं माना जाएगा, तो ऑल द इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, ऑल द पर्संस हु पे इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर, उन सबों के लिए स्कीम पर रोक है।
सो प्रीलिम्स के लिए ये स्कीम बेहद ही महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में होती क्या है ये बातें हमने आपको बताई और जो की इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस एक्ट के इस स्कीम के ये पता होनी चाहिए 6000 पर ईयर और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अच्छे से पता होनी चाहिए और उनको मिलेंगे जिनके लैंड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है ना, एक्सेप्ट कि आपका फॉरेन ड्वेलर्स या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जहां पर सेपरेट प्रोविजन लैंड अलॉटमेंट के होते हैं. So let's move to the next one. India Russia to establish 2+2 ministerial dialogue between foreign and defense. और जब हम बात करते हैं 2+2 डायलॉग की तो ये कॉमन टर्म है जो आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं. इसमें बेसिकली जो आपके फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द वन स्टेट एंड फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द अदर स्टेट ये दोनों एक साथ आते हैं और बेसिकली आपका कॉन्फ्रेंस या डायलॉग कहते हैं, है ना. और ये जब बोला जा रहा है मिनिस्ट्रियल लेवल तो ये मिनिस्ट्रियल लेवल पर बेसिकली डायलॉग करी जाएंगी. तो ये जो आपका 2+2 डायलॉग है ये टर्म है जो यूज करी जाती है टू इनिशिएट ए डायलॉग मैकेनिज्म बिटवीन टू कंट्रीज डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज, है ना. तो फॉरेन मिनिस्ट्रीज को ही तो हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कहते हैं बेसिकली, है ना. क्यों? तो टू डिस्कस द स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इश्यूज. और इंडिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस के साथ इस प्रकार का या फिर रशिया के साथ इस प्रकार का जो डायलॉग है वो करता है. ऑलरेडी जो इंडिया ने ऐसा मैकेनिज्म अदर क्वाड कंट्री जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑपरेट करते रहे हैं. और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और वैसे बता दें तो रशिया जो है भारत का बुरी से बुरी स्थिति में भी फ्रेंड रहा है ना. जब सभी देशों ने भारत को मदद करने से लिए इनकार कर देता है तब भी रशिया आपका भारत को मदद करने के लिए एतबार रहता है. तो ये आपका सिग्निफिकेंस है रशिया का. इसलिए रशिया के साथ हमारी दोस्ती मजबूत होनी चाहिए डिस्पाइट कि हम डिफरेंट नेशन से दोस्ती कर रहे हैं, मजबूती बना रहे हैं, लेकिन रशिया हमारा ऑल टाइम गुड पार्टनर है, ट्रस्टेड पार्टनर है. तो इसका साथ हमें बढ़ने की जरूरत है ना. तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो आप देख लो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के तहत रशिया भारत का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है कंट्री का, है ना. और कुछ इंपॉर्टेंट आपके डिफेंस सप्लायर आपको पता होने चाहिए. यूपीएससी मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछ सकती है कि S-400 एसोसिएटेड विथ व्हीम और जो रफाल है एसोसिएटेड विथ होम, ब्रह्मोस एसोसिएटेड विथ होम. तो ऐसे मैच दे फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछ सकती है और आपको आंसर देने पड़ेंगे. याद रखना S-400 आपका रशिया के द्वारा डेवलप डिफेंस मिसाइल जो भी है सिस्टम है, लेकिन याद रखना कि रशिया का है. रफाल फ्रांस का है, ये भी पता होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज कोऑपरेशन एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म. तो दोनों कंट्रीज आपको ही पता है ब्रिक्स के सदस्य हैं और ब्रिक्स की बात करें तो इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आती है. और एससीओ की बात करें तो आपका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 8 मेंबर्स है और इसके हेडक्वार्टर क्या है आप हमें बताइए. और रशिया सपोर्ट टू इंडिया परमानेंट मेंबरशिप के लिए जरूर की जाती है यूएनएससी में, आपको ही पता है. वही मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका ट्रस्टेड एंड आपका लाइफ लॉन्ग पार्टनर है ना इंडिया का. और चाहे आपका समर्थन करने की बात हो किसी इश्यू पर या फिर आपका जो यूएनएससी में भारत की जो हिस्सेदारी है उसको इंक्लूड करने की बात हो, रशिया ने हमारा साथ दिया है. एंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन की बात करें तो दोनों देश बेसिकली बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना चाहती हैं टू द $30 बिलियन बाय 2025. और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर, इन सभी के बारे में आपने सुना होगा. एज वेल एज कोऑपरेशन एट यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन. ये सब कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स है टू अचीव दिस टारगेट. एंड अगर हम बात करें स्पेस कोऑपरेशन की तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रही है. और आपको ही पता है जो 4 कॉस्मोनॉट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट की गई हैं गगनयान के लिए, उन्होंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है रशिया में. ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता है अगर भारत के स्पेस कोऑपरेशन को बढ़ते हुए क्षेत्र की देखें तो. और न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो आपका कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको तैयार की जा रही है भारत में विथ रशियन कोऑपरेशन. और कुछ चैलेंजेस भी है. चैलेंजेस ये कि जो बोन होमीज हैं रशिया के विथ चाइना, यानी कि चाइना के साथ जो निकटता है रशिया की वो बढ़ती हुई दिख रही है, साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ भी बढ़ती हुई दिख रही है. एंड रशिया कहीं ना कहीं जो क्वाड का डेवलपमेंट है या फिर इंडो पैसिफिक का जो डेवलपमेंट चल रहा है, एंगेजमेंट चल रहा है भारत का विद द यूएस एंड अदर लाइक माइंडेड कंट्री, रशिया इससे भी नाराज हो जाता है. नाराज कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो
समर्थन नहीं देता, वो इसीलिए भी क्योंकि यूएस शामिल है तो इश्यूज आ जाती हैं। एंड ऑल्सो डिफर्ड स्टैंड्स ऑन द अफगान पीस प्रोसेस। एंड कुछ बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया और रशिया ने लंबे समय से क्या, हमारे देश की आज़ादी के बाद से ही गुड रिलेशंस देखने को मिले। इंडिया और यूएस के बीच रिलेशंस कभी कभी खराब हो सकते हैं, इंडिया और चाइना के बीच तो खराब रहता ही है, लेकिन इंडिया और रशिया का रिलेशन देखा जाए तो रिलेशंस में पॉजिटिविटी लंबे समय से रही है। और इंडिया और सोवियत यूनियन ने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी साइन की थी 1971। आपको भी याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जो रशिया है वो आपका आगे आता है भारत की मदद करने के लिए। जब इंडो पाकिस्तान वॉर फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश होता है तो यूएस भी इस मैदान में कूदने का प्रयास करता है, तो रशिया हमारी मदद के लिए दौरा आता है, सो दैट भारत की मदद की जा सके, भारत के समर्थन में हम खड़े हो सके। इस प्रकार के विचार के साथ वो आया भी था, है ना। तो विच वाज द मैनिफेस्टेशन ऑफ शेयर्ड गोल्स एज वेल एज ए ब्लूप्रिंट फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। एंड जब सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन हो गया तो इंडिया और रशिया कहीं ना कहीं न्यू ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के साथ आपका आता है जनवरी 1993 में, एज वेल एज बायलैटरल मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट 1994 में देखने को मिलती है। एंड ईयर 2000 में बोथ कंट्रीज एस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये हम कह सकते हैं रशिया का सिग्निफिकेंस भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और डिफेंस में भी हमने देखा कि किस प्रकार से इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट रशिया की तरफ से भारत को प्रदान की जाती है। सो प्रीलिम्स के लिए सच आपको मैंने मैच द फॉलोइंग के बारे में बता दिया, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यूएस आईज मेजर रोल बैक इन ईरान सैंक्शंस टू रिवाइव न्यूक्लियर। आपको भी पता है, अगर इसके बैकग्राउंड में जाए तो 2015 में JCPOA यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, वो साइन हुई थी बिटवीन द ईरान एंड द यूएस एंड अदर सपोर्टिंग नेशंस। तो यूएस में जब आपका डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंटशिप थी, इस डील से विद्रॉ कर ली गई थी। कहा गया था कि ये डील डिस्क्रिमिनेटरी है, यूएस के अगेंस्ट है ना, इसलिए विद्रॉ कर ली गई थी। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जो ईरान सैंक्शंस लगाए गए आफ्टर द विथड्रॉल, तो वो सैंक्शंस में कुछ बदलाव किए जाएंगे सो दैट न्यूक डील जो थी उसको रिवाइव की जा सके, है ना। तो देख सकते हो अर्लियर इन 2018 यूएस ने विथड्रॉ कर लिया था फ्रॉम द JCPOA या फिर जिसको आप ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हो, और उसके बाद जब रिवोक कर दिया गया तो जो भी सैंक्शंस लगाए जाने थे ईरान के ऊपर वो लगा दिए गए। उसमें वन ऑफ द सैंक्शन ये थे कि कोई भी देश जो है ईरान के साथ व्यापार नहीं कर सकता, जिसके कारण भारत को भी मजबूरन जो तेल का व्यापार जो भारत ईरान के साथ करता था उसको भी कम करना पड़ा। अब तो लगता है अप्रोच खत्म ही कर दिया गया। तो ईरान डिमांडेड कि जो भी सैंक्शंस लगाए गए हैं उसको खत्म किए जाए। एंड ये भी कहा गया कि इफ यूएस डज नॉट लिफ्ट द सैंक्शन, ईरान अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज को फिर से शुरू कर देगा, जो JCPOA में उसे बंद करने के लिए कहा गया था। एंड इसीलिए इन ए बिड टू कीप द एग्रीमेंट अलाइव, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने बार्टर सिस्टम लाया था नॉन एज INSTEX, सो दैट ईरान के साथ ट्रांजैक्शन होते रहे डिस्पाइट आपका सैंक्शंस यूएस ने लगाया है, सो दैट ईरान फिर से अपने उस स्थिति में ना जाए जिसमें वो आपका यूरेनियम इनरिचमेंट करके जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जो मटेरियल से वो बनाने शुरू कर दे, है ना। क्योंकि खतरे बढ़ सकते हैं, न्यूक्लियर पावर किसी के हाथ में जाना खतरे की घंटी हो सकती है, खासकर वो रीजन जहाँ पर इनस्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड यूएस ने कहा भी था कि दे आर ओपन टू लिफ्टिंग एनी सैंक्शन जो इनकंसिस्टेंट होंगे विद द न्यूक्लियर डील। और भारत के लिए सिग्निफिकेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी समस्या जो ग्लोबल लेवल पर आती है वो आपका ऑयल सप्लाई, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी फ्रॉम द ईरान एंड फास्ट ट्रैक द चाबहार पोर्ट कंस्ट्रक्शन। क्योंकि जब वहाँ पर ट्रेड ही नहीं होंगे भाई साहब तो चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट और जो स्पीडी डेवलपमेंट है उसमें आपका स्पीड नहीं देखने को मिलेगा। और अगर हम JCPOA की बात करें तो ये एग्रीमेंट है जो साइन की गई थी ईरान एंड P5+1। जब हम बात करते हैं P5 यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर है वो हो जाते हैं। कौन कौन से हैं आपके परमानेंट 5 मेंबर? तो चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और +1 का मतलब आपका यहाँ जर्मनी है। 2015 में आपका एग्जिस्टेंस में आया था। और न्यूक्लियर डील को इंडोर्स भी किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231। और ईरान का जो आपका कंप्लायंस है यानी कि जो उनको नियम पालन करने पड़ेंगे विद द न्यूक्लियर रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ JCPOA वो वेरीफाई करी जाएंगी, यानी कि जो भी नियम कानून को पालन करने की बात करी गई अब ईरान उसे फॉलो करता है या नहीं करता है
उसके वेरीफाई करने के लिए कोई तो एजेंसी हो। तो ये टास्क दिया गया आपको IAEA को, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो सेट फोर्थ की गई थी एग्रीमेंट में। सो प्रीलिम्स के लिए JCPOA महत्वपूर्ण है। P5 नेशंस में कौन कौन आते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। और ईरान न्यूक्लियर डील किसके किसके बीच में हुई थी, तो ईरान प्लस US प्लस P5 जो भी है वो नाम पता होने चाहिए। और IAEA के बारे में कम से कम 5-6 पॉइंट पता होने चाहिए। और याद रखना IAEA यूनाइटेड नेशन की बॉडी नहीं है, फिर भी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को ये रिपोर्ट करती है, ये पता होना चाहिए। और बस ये आप इतना रिमेंबर कर लो, इनफ होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने अपना एनुअल ग्लोबल EV आउटलुक 2021 रिपोर्ट रिलीज कर दिया है। और जब हम बात करते हैं ग्लोबल EV आउटलुक की, तो ये आइडेंटिफाई करता है एज वेल एज डिस्कस करता है रिसेंट डेवलपमेंट जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में अक्रॉस द ग्लोब हो रहे हैं। क्या की फाइंडिंग्स है, तो पहले की फाइंडिंग तो ये है कि 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स वर्ल्ड रोड्स पर उतर आएंगे या फिर उतर आ चुके हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, रन हो रहे हैं एट द एंड ऑफ 2020, है ना। 10 मिलियन यानी कि अप्रोक्स 1 करोड़। एंड इलेक्ट्रिक कार रजिस्ट्रेशन वो बढ़ा है 41% से इन द 2021 डिस्पाइट पैंडेमिक की स्थिति उस समय काफ़ी विशाल आई थी। अब तो भारत को भी इसने चपेट में ले लिया है। एंड फाइंडिंग्स अबाउट इंडिया की बात करें तो मोर देन 30% ऑफ द न्यू व्हीकल सेल्स इन इंडिया वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा बाय 2030, ये भी रिपोर्ट बोली गई है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल डिप्लॉयमेंट की, तो ये अचीव की जाएंगी मेनली थ्रू द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ 2 या फिर 3 टायर व्हीलर और लेक ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग अंडर द फेम 2 पॉलिसी। और फेम 2 पॉलिसी बेहद ही महत्वपूर्ण है, एज वेल एज फोकस ऑन BS6 नॉर्म। ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिप्लॉयमेंट ऑन द इंडियन रोड्स इसको अफेक्ट किए है। और अगर हम IEA की बात करें तो ये आपका बेसिकली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसे स्टेब्लिश की गई थी इन द वेकअप ऑफ, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 1973-74 के पीरियड में मेजर ऑयल क्राइसिस आई थी। और इस क्राइसिस ने कहीं ना कहीं जो देश में है इस प्रकार के माहौल बना दिए थे कि भविष्य में ऐसी स्थिति आ गई तो हम क्या करेंगे। इसलिए इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस का कंस्ट्रक्शन किया गया सो दैट मेंबर्स को मदद की जा सके टू रिस्पॉन्ड अगर मेजर ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन भविष्य में होती हैं तो। एंड वो रोल अभी भी ये आपका फुलफिल करता है। और इसमें आपका 30 मेंबर कंट्रीज हैं और 8 एसोसिएशन कंट्रीज है, जिसमें भारत भी शामिल है, 3 एसोसिएशन कंट्रीज भी शामिल है। एंड 2 प्री कंडीशंस आपको मानने पड़ेंगे अगर आपको IEA का मेंबरशिप लेना है। और यही 2 प्री कंडीशंस कहीं ना कहीं भारत नहीं फुलफिल करता है, इसीलिए आपको अच्छे से याद रखना है, इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ IEA। पहला कंडीशन, मेंबर ऑफ OECD। OECD आपको ही पता है भारत तो सदस्य है ही नहीं। दूसरा, मेंटेनिंग ऑयल स्टॉक विच इज इक्विवेलेंट टू 90 डेज ऑफ नेट इंपोर्ट्स, यानी कि अगर भारत लेट से कि ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे या फिर ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर ऑयल क्राइसिस हो जाए, तो अगर भारत के पास इतना रिजर्व है कि वो 90 डेज तक अपने रिजर्व से वो खर्च कर सकता है ऑयल को, तब तो ठीक है, भारत एलिजिबल है। लेकिन फिलहाल आपके पास भारत के पास कितना स्टॉक है, 74 डेज का, है ना, कि अगर सप्लाई बंद हो जाए तो भारत एट मैक्स 74 डेज तक ही अपने रिजर्व ऑयल को यूज करवा सकता है इन द कंट्री। एंड अगर हम बात करें फेम 2 की, तो ये आपका फेज 1 ऑफ द फेम स्कीम का ओवरलैप कह सकते हो। एंड ये बिगिन हुआ था 2015 में और एक्सटेंड कर दी गई है टिल मार्च 2019 and it is under the National Electric Mobility Vision Plan 2020 and Bharat Stage Emission Standards ये lay down की गई हैं by the government to regulate the output of air pollutants from motor vehicles and April 2020 में India officially moved to BS6 norms। आपको ही पता है। और BS6 norm कैसे, BS5 को स्किप करके BS4 से डायरेक्ट BS6। और BS6 norms में आने का मतलब ये कि जो आपके emissions हैं व्हीकल से जो होते हैं उसमें जो वेरियस आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे सल्फर कंटेंट या फिर पार्टिकुलेट मैटर, वो सब पहले के जो मुकाबले है वो कम होंगे, इसलिए आपका BS6 नॉर्म्स लाया गया है। सो प्रीलिम्स के लिए आपको IEA के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। ये 2-3 रिपोर्ट रिलीज करती है, ये पता होना चाहिए, है ना। वो 2-3 रिपोर्ट क्या है, अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे काफ़ी आनंद मिलेगा। एंड ये IEA के बारे में मैंने आपको बताया और बस इतना ही पता होना चाहिए। हाँ, ये 2 प्री कंडीशंस की बात जो मैं कर रहा हूँ वह बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एग्जिट पोल वर्सेस ओपिनियन पोल्स। ये जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस हुए थे उसके बाद के न्यूज़
जो एग्जिट पोल्स वाले आ रहे हैं उसी से रिलेटेड है ना। तो बेसिकली जब भी हम बोले एग्जिट पोल, तो एग्जिट पोल कंडक्ट करी जाती है इमीडिएटली जब व्यक्ति वोट करके आ गया होता है। यानी कि लेट से कि आज चुनाव का दिन है, आप वोट करने जा रहे हो, आपने वोट किया, तो आपके आसपास में माइक लेकर 5-6 मीडिया वाले खड़े हो जाएंगे और आपको पूछना शुरू कर देंगे, तो वो आपका एग्जिट पोल है ना। तो कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर पीपल हैव वोटेड एंड बेसिकली ये पूछा जाता है कि भाई साहब किसका आपने समर्थन दिया, कौन से कैंडिडेट्स को आपने चुना, तो इस प्रकार का यह आपका होता है। लेकिन एग्जिट पोल जो है वो बैन कर दी जाती है ड्यूरिंग ए पीरियड जो स्पेसिफाइड की जाएंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये पावर इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 126A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत प्राप्त है। अच्छे से पता होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें ओपिनियन पोल की, तो ये आपका इलेक्शन से पहले सर्वे की जाती है ना। एक तो आपका इलेक्शन के बाद लोगों से पूछा जाएगा, एक होता है आपका इलेक्शन से पहले कि भाई साहब बताइए आपकी राय क्या है, किसे वोट देना चाहते हो, कौन से कैंडिडेट को आप पसंद करना चाहते हो, है ना। तो ये आपका ओपिनियन पोल हो गया, और इसे आप महसूस भी कर सकते हो। ये जो मीडिया चैनल्स होते हैं बड़े बड़े, जो आपके लीडर्स को खड़ा कर कर और जो लोग होते हैं उनसे पूछवाया जाता है कि आप ए को समर्थन कर रहे हैं, बी को समर्थन कर रहे हैं, सी को समर्थन कर रहे हैं, जिसे भी समर्थन कर रहे हैं उसके बारे में आप हाँ या ना कहें, है ना। तो ओपिनियन पोल इज ए प्री इलेक्शन सर्वे टू गैदर द वोटर्स व्यू ऑन ए रेंज ऑफ इलेक्शन रिलेटेड इश्यू। कि भाई साहब आपके पास पानी नहीं है तो आप किसे वोट दोगे, आपके पास स्वस्थ हवा नहीं है तो किसे वोट दोगे, तो इस प्रकार का इश्यू पर पूछा जा सकता है ना। द एग्जिस्टिंग लॉज अलाउज द ECI वो ओपिनियन पोल्स को भी बैन कर सकती हैं जस्ट 48 आवर्स प्रियर टू द वोटिंग ओनली। यानी कि वोटिंग डेट लेट से कि आज है तो इससे 2 दिन पहले आपका शट डाउन कर दिया जा सकता है ओपिनियन पोल को भी। दोनों पावर ECI जरूर एंजॉय करती है। नाउ लेट्स मूव टू द वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम। पिछले साल अंडर द वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव भारत ने ये डिसाइड की थी कि वो लगभग 10 मिलियन डोजेज यानी कि 1 करोड़ डोजेज वैक्सीन के वेरियस नेबरिंग कंट्रीज को देंगी, चाहे वो श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो। और भारत ने यह वादा पूरा भी किया है, आपने न्यूज में जरूर सुना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की स्थिति देश में चल रही है, जब भारत के जो लोग हैं खुद ऐसी स्थिति में जूझ रहे हैं जहां पर उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और राइट टू डिग्निफाइड लाइफ तो छोड़िए, राइट टू लाइफ की स्थिति में गड़बड़ियां आ रही है। तो ऐसे स्थिति में वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम को कैसे इनिशिएट या रिज्यूम कर सकता है ना। हमें तो भारत के लोगों को कहीं ना कहीं बचाने की ज़रूरत है, ऐसी स्थिति से उनको उबारने की ज़रूरत है। तो इंडिया इज अनलाइकली टू रिज्यूम इट्स वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम फॉर द नेबरहुड अंटिल एटलीस्ट जुलाई। क्यों? बिकॉज सडन क्रंच जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी में देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 केसेस एज वेल एज गवर्नमेंट्स प्लान जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का चलने वाला है 1 मई से। यानी कि आपका आज जो आप वीडियो देख रहे हो ये 1 मई का ही दिन है, आज से ही शुरू होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट्स ने हैंड खड़े कर दिए हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, इसलिए सबसे पहले हम ओल्ड एज पीपल्स के जो नीड्स है उनको फुलफिल करेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, MACS 1407। और ये आपका हाई यील्डिंग और पेस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है सोयाबीन की, अच्छे से याद रखना है। MACS 1407 ये ना आपका एस्ट्रॉइड है, ना आपका मिसाइल सिस्टम है, ना आपका कोई कीड़ा है, ना आपका कोई क्या कहते हैं उसको इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, बल्कि ये आपका सोयाबीन की वैरायटी है विच इज हाई यील्डिंग प्लस पेस्ट रेसिस्टेंट और डेवलप की गई हैं बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम द MACS एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे इन कोलैबोरेशन विद ICAR न्यू दिल्ली। एंड ये कल्टिवेशन के लिए सुटेबल है इन द स्टेट्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एंड इनके वाइट कलर्ड फ्लावर्स देखने को मिलेंगी, येलो सीड्स होंगी और ब्लैक हीलियम होगा। हीलियम मतलब वो हीलियम नहीं, वो जो केमिकल HILIUM हीलियम है। And its seeds have 19.81% of oil content and 41% of the protein content. Now let's move to the next article, Operation Twist. Operation Twist आपने नाम सुना ही होगा। ये बेसिकली सबसे पहले कंसेप्ट अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, यानी कि अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है दैट इज फेडरल बैंक, उनके द्वारा इनिशिएट किया गया था। और कुछ सालों में यानी कि कुछ साल पहले यानी कि RBI ने भी इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करना चाहा था। और हाल ही में न्यूज़ ये आई है कि फिर से RBI डिसाइड कर रही है कि ये अपने वर्जन का ऑपरेशन ट्विस्ट जो है उसको लागू करेंगे, सो दैट
जो 10 ईयर यील्ड्स है ये आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है ना, यानी कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है यानी कि 10 ईयर यील्ड्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके यील्ड को यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी को, यील्ड मतलब प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसको कम डाउन किया जा सके, ब्रिंग डाउन किया जा सके, और मॉनेटरी ट्रांसमिशंस यानी कि इकोनॉमी में मॉनेटरी या फिर लिक्विडिटी बढ़े, उसको ड्राइव करने का प्रयास किया जाएगा। और ऑपरेशन ट्विस्ट आपको ही पता है, इज ए मूव जहां सेंट्रल बैंक डिसाइड की जाती है कि एक तरफ वो लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को वो खरीदेंगी, है ना, यानी कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को अपने पास वो ले लेंगी, जबकि जो भी इनके पास शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होंगी वो मार्केट में दे देंगी, है ना। और जब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ये मार्केट से निकाल लेंगी तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का अभाव मार्केट में हो जाएगा, अभाव मार्केट में हो जाएगा तो लोग जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी या जो यील्ड कहते हैं वो कम होने लगेगी, है ना, बिकॉज क्या हो रहा है आपका सिक्योरिटीज की कमी हो रही है। ऐसे में जो आपके प्राइसेस है बॉन्ड के वो बढ़ने लगेंगे, प्राइसेस बढ़ने लगेंगे तो भाई साहब लोग लेना क्यों चाहेगा, इसीलिए आपका ये प्रयास किया जाता है कि जो लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज है उसको खरीद ली जाए और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को मार्केट में इन्फ्यूज कर दी जाए, है ना। याद रखना है, लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटीज को खरीद ली जाती हैं आरबीआई की तरफ से, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को मार्केट में इन्फ्यूज कर दी जाती हैं आरबीआई की तरफ से। एंड कन्वेंशनल ऑपरेशन ट्विस्ट इन्वॉल्व सेंट्रल बैंक बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द सेम ड्यूरेशन, कन्वेंशनल होगा तब। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, तियान है। तो चाइना ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया है की मॉड्यूल ऑफ द न्यू स्पेस स्टेशन। अब चाइना तो भाई साहब चाइना ही है, हर क्षेत्र में मुँह उठाकर अपना जो टैलेंट है वो दिखा रहा है, और अब स्पेस के क्षेत्र में भी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसमें एक आपका आगे का स्टेप आ गया है जिसके तहत न्यू स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात चाइना की तरफ से देखने को मिल रही है, और कहा जा रहा है कि भाई साहब 2022 आते आते हम अपना न्यू स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे। और इस मॉड्यूल को तियान हे रखा गया है नाम, और इसका मतलब है हारमोनी ऑफ द हेवन। और जिस प्रकार की कोविड-19 की स्थितियाँ आई हैं वो दिखता है कि आप कोऑपरेट करते हो या नहीं। एंड ये जो तियान है फॉर्म्स द मेन लिविंग क्वार्टर्स फॉर 3 क्रू मेंबर्स इन द चाइनीज स्पेस स्टेशन, है ना। तो ये 3 क्रू मेंबर्स के लिए होंगे विच विल हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर एंड वर्क ऑन स्पेस स्टेशन प्रोग्राम। ये 10 साल पहले ही शुरू हो गई थी विद द लॉन्च ऑफ स्पेस लैब तियांगोंग 1 2011 में, बाद में तियांगोंग 2 2016 में। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तियान है एसोसिएटेड विद चाइनीज मिशन टू मून, मिशन टू मार्स, या फिर आपका स्पेस स्टेशन का डेवलपमेंट, तो स्पेस स्टेशन का डेवलपमेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, उत्तराखंड सस्पेंड द 4 धाम यात्रा, और कारण यही है कि कोविड-19 के जो सर्जेस हैं उसी के कारण। और 4 धाम ऑफ उत्तराखंड जिसमें आपका यमुनोत्री धाम आता है, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, अच्छे से याद रखना, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। एंड ये 4 होली श्राइन्स है जो गहरवाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है, चारों के चारों उत्तराखंड में, एंड हिंदू गॉड्स को डेडिकेटेड है, होली रिवर्स ऑफ इंडिया के अलोंग है। एंड ये 4 धाम्स ऑफ इंडिया से डिफरेंट है। 4 धाम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका, यानी कि चारों 4 कोना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो एक तरफ आपका बद्रीनाथ हो गया नॉर्थ में, रामेश्वर साउथ में, जगन्नाथ ईस्ट में और द्वारका वेस्ट में, है ना। तो ये आपका 4 धाम ऑफ इंडिया है, और ये फाउंड करी गई थी आदि शंकराचार्य के द्वारा, अच्छे से पता होना चाहिए। 4 धाम ऑफ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 4 धाम जो लोकेटेड है उसकी बात करी जाती है। नाउ वी हैव द प्लेसेस इन न्यूज, प्लेन ऑफ जार्स। तो ये जो प्लेन ऑफ जार्स है लोकेटेड है ऑन ए प्लेटू इन द सेंट्रल लाओस, जो कि आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एंड ये नाम बेसिकली अपना पाता है फ्रॉम मोर देन 2100 ट्यूबुलर शेप्ड मेगालिथिक स्टोन जार जो यूज की जाती है फर्नरी प्रैक्टिसेस के लिए इन द आयरन एज। एंड इन इंडिया सच जियांट ब्यूरल ऊन्स यूज की गई थी इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, यानी कि करूर, कोदमन और एपीसी एट लीस्ट 2000 years ago, named as Mudumakal Tansi. So let's move to the next one, IOC Charter Rule 50. तो recently International Olympic Committee upheld the Rule 50 जिसके तहत एथलीट को प्रोहिबिट की जाएंगी प्रोटेस्टिंग एट ओलंपिक गेम। एंड ये जो रूल है फॉरबिड करता है एनी काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, चाहे पॉलिटिकल, रिलीजियस या रेशियल प्रोपेगेंडा हो एट द वेन्यू एंड एनी अदर ओलंपिक एरिया। तो ये जो IOC है वो गार्जियन है ओलंपिक गेम्स का, एंड ये कैटलिस्ट के रूप में एक्ट करता है
to initiate collaboration between all Olympic stakeholders, including the athletes, national Olympic committees, international federation, and इसका vision आप देख लो, build a better world through sport. So friends, ये थी हमारी आज की डिस्कशन. हो आप लोगों को पसंद आई होगी. अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.